याद आता है कि he was greatest of generals. Was greatest of generals. It will be noticed that we have turned one of the sentence into a phrase containing an infinitive. मतलब अगर नेपोलियन वर्ड की जगह हमें ऐसे बोलना पड़ता कि नेपोलियन as he was the one of the greatest commander was the one of the greatest of general. दो सेंटेंसेस की जगह सिंपली वन सेंटेंस काम में आया, that was नेपोलियन was. नेपोलियन नाम याद आते ही क्या याद आता है? मिलिट्री कमांडर ऑफ ए ग्रेट आर्मी ऑफ फ्रांस या फ्रेंच आर्मी. So he did not have even a rupee with him. He could not buy a loaf of bread. देखो ये एरर आती है आपके पीस ऑफ ब्रेड कि आई हैव ईटन 2 pieces ऑफ ब्रेड, कि मैंने 2 ब्रेड के पीस खाए. गलत. 2 pieces ऑफ ब्रेड की जगह से आई हैव ईटन ए लोफ ऑफ ब्रेड. लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का लोफ, लोफ ऑफ ब्रेड. तो लोफ वर्ड किस लिए यूज होता है दोस्तों? लोफ होता है पीस ऑफ ब्रेड. जैसे ब्रेड का कोई, ब्रेड खुद एक पीस है, ठीक है, उसका कोई और टुकड़ा नहीं, एक उसके लिए कोई इंग्लिश के अंदर वर्ड नहीं है कि पीस ऑफ ब्रेड इज ए रॉन्ग टर्म. सो जब जो एक पीस है ब्रेड का उसको बोलते हैं लोफ. अगर प्लूरल है तो उसको बोलते हैं लोव्स. तो उसके अलावा कोई वर्ड यूज मिले दैट इज रॉन्ग फॉर ब्रेड. ओके, कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं था. ही कुड नॉट बाई ए लोफ ऑफ ब्रेड. तो पहला सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कनेक्टेड है. एवरी क्रिकेट टीम हैज ए कैप्टन, ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर. अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सेंसलेस सेंटेंस हो जाएगा, ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर्स. तो हमें कंबाइन कैसे करना है सेंटेंस को कि यू मस्ट पार्ट विथ योर पर्स, ऑन दिस कंडीशन ओनली यू कैन सेव योर लाइफ. You must part with your purse and you can save your life. So both are the independent sentence, that both are individually independent sentence. You must part with your purse, on this condition only you can, but they are dependent. Both are the independent sentence, but they are still dependent on each other. So whenever their independent sentence or the individual independent sentence are there, but they still depend upon the one part of the sentence depend on the another part of the sentence, then this is known as we are doing it by with the help of the infinite. He went to the Amritsar, he wanted to visit the golden temple. वो अमृतसर गया और वो वांट करता था, गोल्डन टेम्पल जाना चाहता था. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है जहां पे एक सेंटेंस दूसरी सेंटेंस पे, द रॉबर टुक आउट ए नाइफ, ही इंटेंडेड टू फ्राइटन द ओल्ड मैन. अब देखो इसको जोड़ कैसे सकते हैं टू की हेल्प से. जो भी ही डिड नॉट हैव ए रुपी विथ हिम, पहला सेंटेंस. वापस देखो ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे लेकिन एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है. एक दूसरे पे वो क्या है, एक ही सेंटेंस का अगला सेंटेंस है दूसरा, कि उसके पास 1 रुपया नहीं था इसलिए वो कोई भी लोफ ऑफ ब्रेड नहीं खरीद सकता था. अब देखो इसको हम टू या इन्फिनिटिव से कैसे जोड़ सकते हैं. ओके, वो देखते हैं हम कि टू या इन्फिनिटिव से कैसे जोड़ सकते हैं हम इसको. ठीक है, पहले इनको इरेज करते हैं जो भी है और बाद में देखते हैं कि कैसे जोड़ सकते हैं. देखो उसके पास 1 रुपया भी नहीं था ताकि वो ब्रेड खरीद सके. इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि he did not have even a rupee with him to buy a loaf of bread. To buy a loaf of bread. Every cricket team has a captain. He directs the other players. हर क्रिकेट टीम के पास एक कप्तान होता है. तो इस सेंटेंस को ऐसे बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द टू. इन दो मतलब क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इन्फिनिटिव वी कैन कंबाइन टू सेंटेंस. एवरी क्रिकेट टीम हैज ए कैप्टन to direct the other players. To direct the other players. The other players. You must part with your purse. On this condition only you can save your life. तुम्हें अपने पर्स को छोड़ना पड़ेगा. कई बार डाकू आपको घेर लेते हैं. You must part with
योर पर्स, टू सेव योर लाइफ, टू सेव योर लाइफ, सिंपल। बस इसको ऑन दिस कंडीशन को जरूरत ही नहीं है। ही वेंट टू अमृतसर टू विजिट द गोल्डन टेम्पल। ही वांटेड, वापस ये रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। ही वेंट टू अमृतसर, यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह काम आई है कि अमृतसर एक प्लेस है। टू विजिट द गोल्डन टेम्पल, टू विजिट द गोल्डन टेम्पल, ओके। द रोबर टुक आउट ए नाइफ टू फ्राइटन द ओल्ड मैन। ही इंटेंटेड की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे सिंपली द रोबर took out a knife to frighten the old man. I speak the truth, that I'm not afraid of it. As I'm not afraid of it. यहाँ पे जरूरत नहीं है टू की। I speak the truth. ठीक है, तो ऐसे आपको करने हैं, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, ये घर पे करनी है। इफ समथिंग इज डाउट फ्रॉम इट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। आई विल एंटरटेन दैट। Everyone should do his duty. India expect this of everyone. Everyone should do his duty. India expects every man to see. इसका देखो, सेकंड सेंटेंस वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। अगर 14th का मैं बताऊं, जरूरी नहीं है हमेशा पहला सेंटेंस ही इंफिनिटिव को जोड़ेगा। इंडिया एक्सपेक्ट्स दिस ऑफ एवरी मैन। एक्सपेक्ट दिस ऑफ भी निकाल सकते हो। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। बस खत्म। पार्टिसिपल। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिसिपल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक ही चीज पढ़ी थी, दैट वाज कि ये होता है, बट पार्टिसिपल इज द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज पार्टिसिपल माय फ्रेंड्स? इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल में फर्क क्या है? पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी लेता है, जैसे इन्फिनिटिव भी लेता था। कई बार इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, मैक्सिमम टाइम आईएनजी नहीं लेता। ओके, मैक्सिमम टाइम टू प्लस आईएनजी नहीं लेता है, बट पार्टिसिपल टेन वर्ब प्लस आईएनजी। ये पहला फर्क। दूसरा, पार्टिसिपल के टाइप में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक मेजर पास्ट पार्टिसिपल। और इसी में पढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है और वो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। दोनों ही पार्टिसिपल देर में भी। Hearing the noise, the boy woke up. अब देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस, hearing the noise, नॉइस को जैसे ही सुना, the boy woke up, लड़का जग गया। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? हियरिंग। वर्ब कौन सी है? हियरिंग। अब इस हियरिंग को नाउन की तरह काम में लिया गया है। वर्ब है, बट वर्ब इज एक्टिंग एज ए नाउन। एक नाउन है, बट उसको आईएनजी लगा के ऐसा बिहेव करवाया जैसा है कि वो वर्ब है, बट एक्चुअली इट्स ए नाउन ओनली। ठीक है, तो वर्ड हियरिंग क्वालिफाइज द नाउन बॉय। नाउन कौन है?
बॉय, और वर्ब उसको क्वालिफाई कर रही है, इसलिए ये काम कर रहा है कि एडजेक्टिव का। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और कौन किससे बना ये वर्ड? हियर से। हियर इज ए वर्ब। हियर की वर्ब कैसे होती है? हियर, हर्ड, हर्ड। It is formed from the verb hear and denotes an object. The word hearing therefore takes the nature of both verb and participle. जब पार्टली, पार्टिसिपल वर्ड बना भी तो इसी से है, पार्टली वर्ड से। पार्टली ए वर्ब और पार्टली एन एडजेक्टिव, एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। जैसे बिहेव करे, देन इट्स नोन एज, इट में बी कॉल्ड एज वर्बल एडजेक्टिव, तो उसको बोला जाता है वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव क्या बोला जाता है? वर्बल एडजेक्टिव। एक पार्टिसिपल जो काम करे वर्ब का और वो नेचर रखे बोथ वर्ब और ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव को, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव। वी मतलब वर्ब का भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, देन इट्स नोन एज पार्टिसिपल। वो वर्ड है जो पार्टली एक वर्ब होता है, पार्टली एक एडजेक्टिव होता है। ये भी पार्टिसिपल की ही डेफिनेशन जो नीचे है कि पार्टिसिपल इज ए वर्ड, पार्टिसिपल इज ए वर्ड which is partly a verb and partly an adjective। जो partly एक verb होता है, ठीक है, partly an adjective होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो फ्रेज है hearing the noise which is introduced by principle is called participle phrase। according to its use here it's an adjective phrase। कि जो फ्रेज है hearing the noise, वो उसका क्या प्रिंसिपल है? इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रिंसिपल इज कॉल्ड पार्टिसिपल फ्रेज। क्या बोले? पार्टिसिपल फ्रेज। अकॉर्डिंग टू इट्स यूज हियर इट्स एन एडजेक्टिव फ्रेज, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज। सो नेक्स्ट, वी मेट ए गर्ल carrying a basket of flowers। We met a girl carrying a basket of flowers, loudly knocking at the gate। He demanded admission। The child, thinking all was safe, attempted to cross the road। He rushed into the field and foremost fighting faith। देखो सारे सेंटेंस में क्या है? पार्टिसिपल छुपा हुआ। और कौन सा पार्टिसिपल छुपा हुआ है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे? देखो ये पहला सेंटेंस, वी मेट ए गर्ल, इसकी वर्ब क्या है? मेट। कहां से बनी? मीट, मेट, इससे बनी। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि पास्ट की तरफ इंडिकेट करती है। लेकिन आगे वापस क्या आया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों? क्योंकि वो उस समय कैरी कर रही थी, तो उसको उस घटना को प्रेजेंट में बताना है, इंटरेस्टिंग बताने के लिए इट्स नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, कैरी, कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, कैरिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। लाउडली नो रिसन, दैट इज द थिंग ऑफ द पास्ट। बट उसने किया क्या? एक्शन क्या था उसमें? कैरिंग ए बास्केट, इट वाज एक्शन, एक्शन वुड बी इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल। लाउडली नॉकिंग एट द गेट, क्या किया? नॉकिंग। क्या किया उसने? नॉकिंग। अब ये नॉकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। द चाइल्ड थिंकिंग ऑल वाज सेफ अटेम्प्टेड टू क्रॉस द रोड। चाइल्ड सोच रहा है कि सब कुछ सेफ है, अटेम्प्टेड टू क्रॉस द रोड, थिंकिंग ऑल वाज सेफ। थिंकिंग क्या है यहाँ पे? थिंकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
He rushed into the field and foremost fighting fail. Fighting क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है। The above all are examples of what is usually called the present participle, which ends in ing and represents an action is going on or incomplete or imperfect. So the verb from which it comes is transitive. It takes an object, as in the sentence 1. Notice also that in sentence 2, the participle is modified by an adverb. कि अगर कोई verb है, अगर वो ट्रांजिटिव है, which comes is transitive, then it takes its object. तो उसका क्या है? एक ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि सेंटेंस फर्स्ट में कि फर्स्ट सेंटेंस क्या, वी मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो बास्केट ऑफ फ्लावर्स कौन है? किसी गर्ल के पास। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। जब कैरिंग वर्ड एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रहा है अपना एक्शन, और एक उसके बाद एक पहले उसके नाउन भी रखता है, देन इट्स नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। और वो पहला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आईएनजी में एंड हो रहा है और एक्शन इनकम्प्लीट है, मतलब के पटकदी नहीं है, इसलिए दिस इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। पटकी नहीं है उसने, वो पूरा द एक्शन इज नॉट completed here. Okay, so the second sentence is loudly knocking at the gate. He demanded admission. He demanded admission in the past sentence, but still the action loudly knocking at the gate is present participle. Why? Because it was continuous action. It was incomplete action. Loudly knocking at the gate, he sentence that loudly knocked at the gate, loudly knocked at the gate, loudly knocked at the gate, like that it was. Suppose it was the sentence like this. So loudly knocked at the gate. You think the sequence of the sentence is correct? That first sentence is like loudly knocked at the gate, and the second is he demanded admission. But this sentence is wrong, because you are thinking that it is according to the tense, that first sentence must be in the past and second would follow it, like participle and participle. But the sentence would be like, the first thing is demanding continuity, and that continuity is loudly. He demanded admission. The child, thinking all was safe, attempted to cross the road. Thinking all was safe. Like this is the thinking of the child, but attempted to cross the road is the past tense. Okay. He rushed into the field and foremost fighting fail. So fighting fail is like failing from there. Okay. कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलावा कई बार हम वर्ब भी बना सकते हैं अलग पार्टिसिपल की, which represent a complete action or state of thing spoken of. अभी जब पार्टिसिपल शुरू हुआ था तो बात चली थी कि पार्टिसिपल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से? पहला होता है पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल पीपी, एंड सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों कब आएगा? ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल के ही एग्जांपल है। ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, ब्लाइंड हो गया था डस्ट स्टॉर्म से। पहले क्या हुआ? ब्लाइंड। तो पास्ट में गया fell into the disorder. So both the sentences are of past. He lost all hope is past. Lost कहां से बना? Lost. He lost all the hope. Deceived by his friends. Friends ने क्या किया? Deceive किया उसको। क्या किया? Deceive. Deceived by his friends, he lost all hope. Time misspent. अब देखो ये, अब आप सोच रहे होंगे ये तो इस बार तो प्रेजेंट है, बट प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। टाइम मिसस्पेंट इज द टाइम मिसस्पेंट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ये। स्पेंट स्पेंडेड स्पेंड। टाइम मिसस्पेंट इज टाइम लॉस्ट। टाइम लॉस्ट। ड्राइवन बाय हंगर, ड्राइव बाय हंगर नहीं आया, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन।
बाय हंगर स्टॉल अ पीस ऑफ ब्रेड, तो ये क्या है, ड्राइवन बाय हंगर इज ए पास्ट पार्टिसिपल। We saw a few trees laden with the past participle। तो पास्ट पार्टिसिपल की पहचान ये होती है दोस्तों, फ्रेंड्स, इट जनरली एंड्स इन ईडी और डी और टी, ईएन और एन, जो ये इसमें एंड होती है पास्ट पार्टिसिपल की जनरल पहचान। ठीक है, तो ऊपर वाले सेंटेंस को वापस देखो कि इसमें कहां पे ईडी आ रहा है, ब्लाइंडेड ईडी, डिसीव्ड ईडी, मिसपेंट टी, ड्राइवन ईएन, विसाई फ्यूटरीज लेडन एन। तो ऐसे वर्ड जो एन, ईएन, टी, ईडी, डी में एंड हो, then these words are referred as past participle। And there any difference, is there any difference between the past participle and the present participle? Of course there is difference, that in present participle no such kind of words are used, because there only present verb plus ing would be, that driving by the hunger, not driven by the hunger would be there. Okay, verb की first form plus ing would be there, but so it will be noticed that the past participle usually ends in edt। ठीक है, जैसे नीचे beside दो सिंपल पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट कई बार हमारे साथ होता है। पहले डिस्कस किए थे कि परफेक्ट पार्टिसिपल भी होते हैं, परफेक्ट में भी दो, एक पास्ट परफेक्ट एक प्रेजेंट परफेक्ट। जो पहले बताए कि कोई एक्शन पहले ही कंप्लीट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे नीचे वाला सेंटेंस, हैविंग रेस्टेड, कि रेस्ट दे दिया था, हैविंग रेस्टेड, कि उसको रेस्ट देने के बाद में we continued our journey। So the second sentence is telling us that it is in past। so पहला सेंटेंस इसलिए क्या आया, हैविंग रेस्टेड, क्या आया, हैविंग रेस्टेड। पहला सेंटेंस क्या आया, हैविंग रेस्टेड। हैविंग रेस्टेड, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, कि फॉलोइंग एग्जांपल है जहां पे पार्टिसिपल है आर यूज्ड फॉर सिंपली क्वालिफाइंग द एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ ए नाउन। इसीलिए पार्टिसिपल की फॉर्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टिसिपल, दैट पार्टिसिपल इज partly a noun and partly an adjective is known as participle। Participle is a partly a noun, partly an adjective, so it's known as participle। A rolling stone gathers no mass। तो रोलिंग स्टोन के पास कोई मास नहीं होता। ठीक है, तो what is telling that adjective has been qualified here। ठीक है, तो रोलिंग स्टोन, here rolling word is stone, rolling word is qualifying an stone and becoming an stone is a noun, and before a noun there is an adjective, so an adjective qualifying a noun is in partly an adjective and partly a noun, partly a verb। Rolling is a verb too, so this is classified under the participle, The second sentence has been given here, that we had a drink of the sparkling water। कि हमको चमकीला पानी दिया गया था, जो चमक थी जिसके अंदर, मैजिकल वाटर, that is known as sparkling water। We had a drink, so this sentence is of the telling something past, but the continuity of the action, noun sparkling। sparkling एक पार्टिसिपल भी है, क्योंकि वर्ब जो
प्लस आईएनजी या नाउन प्लस आईएनजी प्लस, और वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वाटर एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड कौन होते हैं? एडजेक्टिव सर। इट इज टेटर्ड कोट। टेटर्ड मतलब फटा हुआ, फटा हुआ, जो उसको वापस सुधारना बहुत मुश्किल हो। इट्स मेंडिंग, मेंड प्लस आईएनजी, मेंड प्लस आईएनजी, दैट इज नोन एज मेंडिंग। मेंड प्लस आईएनजी, दैट इज नोन एज मेंडिंग। ठीक है, तो नीड्स क्या है? नीड एक वर्ब है। वर्ब के पीछे अगर वो कर रहा है, देन दैट पार्टिसिपल कैन बी ट्रीटेड एज दैट दिस पार्टिसिपल इज qualifying a verb. This participle is qualifying a verb, so partly act as an adverbial phrase. Okay, the cracking door away, बजने वाला डोर होता है, जैसे आवाज आती है ना, कई बार डोर को खोलते हैं तो ऐसे अलग आवाज आती है। ओके, लाइक यू फियर ऑफ दैट साउंड कि वो भूत आ गया, दैट इज नोन एज क्रीकिंग डोर। अवेकन द डोर। अब जो बजा डोर, तो किसको जगा दिया उसने? उसने जगा दिया डॉग को। किसको जगा दिया? डॉग को। उसने डॉग को जगा दिया। तो क्रीकिंग वर्ड डोर के पहले आया। डोर क्या है? एक नाउन है दोस्तों। डोर क्या है? आया है तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन के आगे आया है तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। हाँ, पार्टिसिपल है, बट पार्टिसिपल बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल बिहेव कर रहा है एक एडजेक्टिव की जैसे दोस्तों। A lying witness ought to be punished. एक विटनेस है, उसको पनिश करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो विटनेस क्या है? विटनेस गवाह होता है। गवाह क्या है? एक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट का नाम। देन इट्स ए नाउन। नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव। ए लाइंग विटनेस ought to be punished. एक लाइंग विटनेस को पनिश करना चाहिए। ही प्लेड ए लॉजिंग गेम। देखो, ही प्लेड ए लॉस्ट गेम ऐसे तो आ नहीं सकता। ठीक है, ही प्लेड ए लॉजिंग गेम। लॉजिंग गेम मतलब हारता हुआ खेल। इंडिया वर प्लेइंग ए लॉजिंग गेम। भारत हारता हुआ खेल खेल रहे थे। दैट इज नोन एज, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ दैट टाइम। वी नो द एक्शन इज ऑफ पास्ट, बट नो मैटर, participle will be of the present only. Participle will come of present tense only. So losing word is like that. A burnt child dreads the fire. अब देखो, child के आगे क्या आया? burnt. This time the participle is of the past. Participle is of past. So हमें verb में participle ढूंढना है। तो verb कौन है? burnt। और किसके आगे आई है? child के। चाइल्ड के आगे आए वो वर्ब की तरह नहीं, एडजेक्टिव की तरह काम करती है। कि जो जला हुआ बच्चा आग से, कहने का मतलब ये है। हिज फिनिश्ड मैनर्स प्रोड्यूस्ड ए वेरी फेवरेबल इंप्रेशन। 10-15 सेकंड आप लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा पार्टिसिपल है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनर्स क्या है? नाउन। मैनर क्या होता है? तरीका। मैनर्स क्या होता है? नाउन। एक मैनर होता है करेक्ट बिहेवियर। मैनर्स मतलब कि अलग अलग बिहेवियर्स। हिज फिनिश्ड मैनर्स प्रोड्यूस्ड ए वेरी फेवरेबल इंप्रेशन। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? द वर्ड हियर इज फिनिश्ड। वो किस वर्ड से बना है? फिनिश से। अभी पढ़ा था हमने कि जब टी, ईडी, एन, ईएन, डी ये अगर लगे, देन this types of the adjective, this type of the participle are termed as past participle. So the past participle, यहाँ पे दो ही वर्ब आई है, एक produced और एक finished। और ये क्या बताया गया है कि हमें अगर नाउन के आगे एडजेक्टिव फॉर्म में किसी वर्ब को यूज करे, देन दैट इज नोन एज पार्टिसिपल। तो यहाँ पे नाउन कौन है? मैनर्स। मैनर्स के आगे फिनिश्ड है या प्रोड्यूस्ड है? finished. So finished is the participle here. He wears a worried look. He wears. Wears तो simply एक क्या है? verb है। But a worried, ed इसके पीछे, तो हमें s या ed में से पहचानना हो participle कौन है। तो participle कौन होगा दोस्तों? ed वाला। He wears a worried look. Worried would be the participle here.
Education is the most pressing need of our country. So education is the most pressing need of our country. अब यहाँ पे आइदर ईडी वाला पार्टिसिपल होगा. अब जब ईडी वाला नहीं मिले देन आईएनजी वाला पार्टिसिपल होगा. अगर ईडी वाला पार्टिसिपल है या डी वाला है या टी वाला है या एन वाला है या फिर ई एन वाला है, देन दिस काइंड ऑफ participle, whenever there is ing form participle or simple word participle, then this kind of the participle is termed as present participle. So education is the most pressing need. यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब की तरह, मोस्ट प्रेसिंग नीड. सो here क्या है यहाँ पे कि प्रेसिंग वर्ड इज बिहेविंग एज पार्टिसिपल. He was reputed to be the most learned man of his time. तो he was reputed to be, ईडी 2 बार आया है. कहाँ आया है? He was reputed. यहाँ तो सिंपली वर्ब की तरह आया, मोस्ट लर्नड मैन ऑफ हिज टाइम. यहाँ एडजेक्टिव की तरह आया. यहाँ वर्ब है लर्नड, ठीक है, बट लर्नड, बट आगे उसके क्या है सर? मेन. अगर मेन के पहले अगर कोई वर्ब ईडी फॉर्म में आए, देन इट इज पार्टली बिहेविंग एज वर्ब. नो प्रॉब्लम इन दैट. है वो वर्ब तो, बट पार्टली बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव टू, बिकॉज नाउ वर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है. इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है लर्नड. यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है लर्नड. ओके. अब used adjectively, the past participle is passive in meaning, while present participle is active in meaning. Present participle हमेशा active मिलेगा मीनिंग में, past participle आपको पैसिव मिलेगा मीनिंग में. ये कंफ्यूजन इसलिए हमें जरूरी है जानना था, बिकॉज ये दूर कर देगा हमें कि कहाँ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल काम में लेना, पार्टिसिपल काम में लेना है. सपोज ए वर्ड इज दे स्पेंट स्विमर, मतलब स्विमर वो इज टायर्ड आउट, जो स्विमर जो थक चुका है. अब मतलब ये पैसिव काम करवा रहा है उसके ऊपर. ए बर्न्ड चाइल्ड, कि चाइल्ड जो जल चुका है ना. ए पेंटेड डोल, कि वो डोल जो पेंट की गई थी. ए रोलिंग स्टोन, वो स्टोन जो रोल करता हो. तो यहाँ पे इसलिए उनको क्या है, एक्टिव मीनिंग में है, ये कहीं पे पैसिव मीनिंग में है. स्टोन विच रोल्स, ये खुद सब्जेक्ट बन के आ रहा है और खुद काम कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में. ए पेंटेड डोल, ए डोल विच इज पेंटेड, डोल पे काम कराया जा रहा है सर. तो पैसिव और एक्टिव हमें ऐसे समझने. ए स्विमर हु इज टायर्ड आउट, क्या है, ठीक है. कि अब देखिए कुछ हाँ, कि अब कुछ रिकेपिटुलेट किया रही जो हमने सीखा है पार्टिसिपल के अंदर. तो हम उसको रिकेपिटुलेट का मतलब है नट सेल में जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टिसिपल हमेशा एक वर्ब एडजेक्टिव होता है. कैसा होता है? जो वर्ब की तरह दिखता है लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करता है. जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, हियरिंग द नॉइस. केवल इतना ही लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं. नॉइस क्या है? एक नाउन. आवाज क्या है? एक नाउन. कि आवाज अच्छी आई नहीं थी, ये क्या है? आवाज, नाउन है. हियरिंग क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव कैसे काम कर रहा है? वर्ब की तरह. तो हियरिंग एक क्या है? एक एडजेक्टिव. लेकिन काम है क्या रियल में? वर्ब, बट काम कैसा कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह. एडजेक्टिव की तरह कैसे काम कर रहा है? बिकॉज नाउन के आगे नाउन की विशेषता बताए, वो वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है. तो ये वर्ब की तरह गवर्न कर सकता है नाउन या प्रोनाउन. जैसे हियरिंग द नॉइज. तो दूसरा कि ये पार्टिसिपल का, कि ये वर्ब को भी गवर्न कर सकता है, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, या नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है. वर्ब कैसे? हियरिंग द नॉइज किसको किया मॉडिफाई? नाउन को. नाउन है नॉइज,
और हियरिंग क्या है, एक पार्टिसिपल, द बॉय वर्कर। कई बार ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, जैसे कोई एडवर्ब करती है, लाउडली नॉकिंग एट द गेट। नॉकिंग क्या है, वर्ब। यहाँ पे कैसा आया काम में, पार्टिसिपल। क्वालिफाई किसको कर रहा है, लाउडली को। लाउडली क्या है, एडवर्ब। लाउडली नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड। तो यहाँ पे पार्टिसिपल नॉकिंग है, वो मॉडिफाइड उसको कौन कर रहा है, एडवर्ब, लाउडली। क्यों, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के कौन आया, लाउडली। और लाउडली क्या होता है, जिसके पीछे एलवाई जुड़ा हुआ है, तो वो एक, ठीक है। लाउड क्या है, वर्ब, और उसको एडवर्ब बनाने के लिए हमने लाउडली जोड़ दिया, एल वाई जोड़ दिया पीछे। ओके, दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस वुड बी देयर, लाउडली नॉकिंग एट द गेट, लाउडली नॉकिंग एट द गेट, लाउडली नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन। लाइक एन एडजेक्टिव, इट मे बी क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे हैविंग रेस्टेड द मैन कंटिन्यूड देयर जर्नी, कि रेस्ट करने के बाद में मैन ने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। ओके, द मैन कंटिन्यूड देयर जर्नी। रेस्ट करने के बाद में, अब कई बार एडजेक्टिव की तरह ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। लाइक एन एडजेक्टिव इट मे बी कंपेयर्ड एज, कई बार एक एडजेक्टिव की तरह ये कंपेयर किया जा सकता है। ओके, एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम। जैसे एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग, एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाई किया नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, हैविंग रेस्टेड, रेस्टेड वर्ड क्या है कि किसके आगे आया, द मैन के आगे। ठीक है, मैन क्या है, नाउन, इसलिए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो ये क्या है, पार्टिसिपल है। लाइक एन एडजेक्टिव इट में बी कंपेयर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह इसको कंपेयर भी किया जा सकता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम। हियर द पार्टिसिपल प्रेसिंग इज कंपेयर्ड बाय प्रीफिक्सिंग मोस्ट। तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव की तरह इसको कंपेयर किया। क्यों, क्योंकि मोस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, मच मोर मोस्ट, बिल्कुल सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए वहां पे क्वालिफाई किया इसको। ओके, ध्यान रखना। अब देखो नीचे दिखाए गए हैं कुछ एक्टिव और कुछ पैसिव, ये पार्टिसिपल के डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, एक्टिव में लविंग, परफेक्ट में हैविंग लव्ड, प्रेजेंट में बीइंग लव्ड। ठीक, परफेक्ट में हैविंग बीन लव्ड, पास्ट में लव्ड। ओके, ऐसे रहते हैं। कि यूज ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तब यूज में लेते हैं जब नोटिस करेंगे कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस में, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब वैसे रहेगी, आई एम लविंग। ठीक है, आई वॉज लविंग, आई सेल बी लविंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। वर्ब वही है कंटिन्यूस, और ये फ्यूचर। तो इसको बोलते हैं, जब ऐसे आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस का पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किससे बनाए जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। जबकि पैसिव वॉइस किससे बनाए जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट टेंस किससे बनाए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो चाहे भले को, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव लविंग नहीं, आई हैव लव्ड, सही। आई हैड लव्ड, पास्ट पार्टिसिपल। आई सेल हैव लव्ड, तो परफेक्ट कहीं पे भी आया तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही, जैसे आई हेटेड, आई हैव बीन, आई हैव हेटेड, आई हैव हेटेड हिम। ठीक है, ऐसे दिस वुड बी द प्रोसेस। ओके, ये तरीका होता है दोस्तों।
कि पेसिव वॉइस को पास्ट पार्टिसिपल विद द टेंस ऑफ वर्ब भी ऐसे फॉर्म किया जाता है। आई एम लव्ड, आई वाज लव्ड, प्यार करता हूँ, आई वाज लव्ड, आई शैल बी लव्ड। तो पेसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ तक लिमिटेड है दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल लिमिटेड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ओनली लिमिटेड टू द present tense of continuous action, active voice, or present simple. But whenever there would be a perfect tense like present continuous के अलावा perfect, present perfect आया, past perfect आया, even future भी perfect आया, then there would be verb की first form plus ing plus there would be verb की third form plus ed, ed, t, n, en ऐसे आ जाएगा। ओके okay? कुछ पार्टिसिपल्स देखे हमने, जैसे एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं, मतलब गुण बताने के लिए, एडजेक्टिव की तरह। ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस, स्ट्रेटेड कोट्स नीड्स मेंडिंग। तो ये क्वालिफाई करते हैं। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, तो यहाँ पे ऐसे पार्टिसिपल भी होते हैं, लॉस्ट वर्ड पार्टिसिपल की तरह। कुछ ये एट्रीब्यूटिवली मतलब आगे यूज होते हैं, और कुछ प्रेडिक्टिवली जो मतलब पीछे आते हैं। द मैन सिम्स वरीड, तो किसको पीछे ही पीछे आया वरीड नाम से, बट कौन है वरीड? मेन, मतलब किसको सब्जेक्ट, किसको मॉडिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को। यहाँ दूसरे सेंटेंस में ही केप्ट मी वेटिंग, यहाँ पे मी, मी क्या है? ऑब्जेक्ट, उसको वेटिंग बता रहा है, मतलब प्रेडिक्टिवली प्रेडिकेटिवली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब सब्जेक्टिवली यूज हो तो वर्ड, प्रेडिक्टिवली यूज हो तो वेटिंग। वर्ड दोनों ही पीछे आए, बट एक बार वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करवा रहा है। द मेन सीम्स वरीड, कौन दिख रहा है वरीड? मेन। ही केप्ट मी वेटिंग, किसको वेटिंग? इस बार ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, अगर इस बार सब्जेक्ट पे जा रहा है तो गलत है। या मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट। पूरे नाउन या प्रोनाउन जो इसके बिफोर पहले आए हैं उनको सबको ही मॉडिफाई कर दे तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्ट पार्टिसिपल। जैसे द वेदर बीइंग फाइन, आई वेंट। अब वेदर नाउन पूरे को ही इसने बीइंग वर्ड ने क्वालिफाई कर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये दोस्तों। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पूरे को ही क्वालिफाई किया, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई वेंट डाउन। Many having arrived, we were freed from anxiety. कई लोग पहुंच गए थे, इसलिए हम फ्री हो गए थे एंजाइटी से। कई लोग पहुंच गए, हम फ्री हो गए एंजाइटी से। ठीक है। Many having arrived, we were freed from anxiety. तो फ्रीड क्या है? मैं हैविंग अराइव्ड क्या है? वर्ड हैविंग अराइव्ड क्या है? यहाँ का पार्टिसिपल हैव प्लस हैविंग। वेदर परमिटिंग, परमिटिंग इज, तो पूरे को वेदर परमिटिंग देयर विल बी ए गार्डन पार्टी एट गवर्नमेंट हाउस टुमारो। इस नाउन पे पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है। इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? मॉडिफाई परमिटिंग, जो कि क्या है? पार्टिसिपल। और कैसा पार्टिसिपल है दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। गॉड विलिंग वी शैल हैव अनदर गुड मानसून, जो गॉड विल कर रहा है, गॉड विलिंग वी शैल हैव अनदर गुड मानसून। अब गॉड नाउन है, बट गॉड पे पूरी चीजें डिपेंड कर रही है। यहाँ पे से गॉड पे पूरी चीजें डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये गॉड विलिंग वर्ड क्या है कि ये क्वालिफाई कर रहा है पूरे सेंटेंस को। ओके, पूरे सेंटेंस को। तो जो नाउन या प्रोनाउन पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे, अगर उसको मॉडिफाई करते देन इट्स नोन एज एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पार्टिसिपल दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, हिज मास्टर बीइंग अपसेट। क्या था?
मास्टर भी, तो बिजनेस वाले भी। जब मास्टर नहीं है तो बिजनेस होगा कैसे? बिजनेस होगा कैसे? अब मास्टर पे डिपेंड करता है कि बिजनेस होना, इसलिए मास्टर खुद नहीं आया तो बिजनेस कैसे होगा? तो वर्ड मास्टर इस सेंटेंस को पूरे को क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन बीइंग उस मास्टर वर्ड को, मतलब एक तरीके से पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्वालिफाई कर दे, देन इट्स नोन एज एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। पूर्ण तरह, पूर्ण तरीके से, कंप्लीट तरीके से वो क्या है? पार्टिसिपल। द विंड बीइंग फेवरेबल देन बाग, कि वो क्या करे? चढ़े, इसलिए वो क्या कर गए? चढ़ गए, वो चढ़ गए, तो उन्होंने एम्बार्कमेंट किया। It will be said that in each of the above sentence, the participle with noun or pronoun going before it forms a phrase independent, and the rest of the sentence, such a phrase is called absolute phrase. तो बता दिया है वो ऐसे एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, कि ये देखा जा रहा है वो सेंटेंस में कि पार्टिसिपल जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगा है, ठीक है, जो सेंटेंस को इंडिपेंडेंट रखता है, और उस फ्रेज को बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। ये नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं पार्टिसिपल के साथ, और उनको बोला जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट। ओके, कि एन एब्सोल्यूट phrase can be easily changed into a subordinate clause। एक एब्सोल्यूट फ्रेज को कहा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है सबऑर्डिनेट क्लोज। एज स्प्रिंग एडवांसिंग, द swallows appear, जब स्प्रिंग एडवांस होगी, क्लोज ऑफ टाइम। द सी बीइंग स्मूथ, वी वेंट फॉर ए सेल। तो ऐसे भी यूज हो सकता है कि एब्सोल्यूट फ्रेज, अभी क्लोज आई नहीं है तो तुम्हें इस चीज को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपली सेंटेंस पढ़ लो कि द सी बीइंग स्मूथ, सी फ्लो कर रहा था, वी वेंट फॉर ए सेल, इसलिए हम सेलिंग, सी सेलिंग के लिए गए, कि हम अपनी नाव लेके गए। द सी वॉज स्मूथ, मतलब क्या है? ये रीजन था, इसलिए हमने रिजल्ट में चेंज किया कि हम गए, वी वेंट फॉर द सेल। गॉड विलिंग वी सेल मीट अगेन, अगर गॉड विलिंग, गॉड की विल हुई, तो पहले कोई कंडीशन होती है, और वी सेल मीट अगेन क्लोज है, बट गॉड विलिंग डालते ही क्या होगी? कंडीशनल क्लोज होगी, कि हम उस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस वुड बी यूज्ड। कि एरर्स क्या करते हैं पार्टिसिपल के यूज के करते टाइम, कि पार्टिसिपल एक वर्ब एडजेक्टिव है, इसको कुछ नाउन और प्रोनाउन के साथ में ऐड करना होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल पार्टली ए वर्ब और पार्टली एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो इसको पीछे क्या चाहिए? अपने नाउन, आगे या पीछे इसको क्या चाहिए? नाउन। अदर वर्ड में ऑफ रेफरेंस चाहिए इसको, इसको एक प्रॉपर सब्जेक्ट नाउन चाहिए। द फॉलोइंग सेंटेंस इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि पार्टिसिपल को छोड़ दिया है कोई एक प्रॉपर एग्रीमेंट के बिना। स्टैंडिंग एट द गेट, एट क्या है? प्रीपोजिशन, इसको क्या चाहिए था? नाउन। क्या चाहिए था? नाउन। स्टैंडिंग एट द गेट, ए स्कॉर्पियन स्टन हिम। ठीक है, सेंटेंस क्या बता रहा है? कि स्कॉर्पियो वाज स्टैंडिंग एट द गेट, कि स्कॉर्पियो खड़ा था और आप इसलिए गए कि आपको वो काट ले, मतलब आपने पास में बिठाया उसको, और कि वो आपका इंतजार कर रहा है कि आइए भैया, आइए आइए, और हम काटेंगे आपको। ठीक है, नहीं था। गोइंग अप द हिल, गोइंग पार्टिसिपल है, लेकिन आगे क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन, जबकि चाहिए क्या? नाउन या प्रोनाउन। एंटरिंग द रूम, यहाँ सही है कि रूम है, नाउन है। एंटरिंग द रूम, द लाइट वाज क्वाइट डेजलिंग, लाइट क्या कर रही थी? डेजलिंग, टिमटिमा रही थी। मतलब क्या होता है? आकर जाना, जाकर आना। तो जब रूम में एंटर किया, इसमें इस सेंटेंस में और तरह की गलती है। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट इसमें भी नहीं हुआ। देखो किस तरह की गलतियां हैं, अभी देखते हैं। कि पहला सेंटेंस ये था, स्टैंडिंग एट द गेट ही वाज स्टन बाय ए स्कॉर्पियो। ठीक है,
तो पहले किसी सब्जेक्ट की बात तो हो कि खड़ा कौन था गेट पे, तो खड़ा कौन था, मैं खुद या आप या वो। तो ये सेंटेंस ऐसा होगा, व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग एट द गेट ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम। स्टैंडिंग एट द गेट ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, गलत। स्टैंडिंग एट द गेट व्हाइल ही वाज, जब वो खड़ा था, कि जबकि वो खड़ा था, ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम। ओके। हमें ही वॉज स्टन बाय स्कॉर्पियन पैसिव काम नहीं करवाना है, या पैसिव की आवश्यकता नहीं है। सिंपली क्या होगी, while he was while he was standing at the gate, a scorpion stung him. When he went up the hill, we saw an old temple. अब देखो ये ऐसा था सेंटेंस कि गोइंग अप द हिल वी saw a temple, ठीक है, ऐसा था। ए ओल्ड टेम्पल वाज सीन, देखा गया, जैसे कि वो खुद मूव कर रहा हो, नहीं कर सकता, ठीक है। तो when when we went up the hill, when he went up the hill, we saw an old temple. So this sentence would be like that, when we went up the hill, we saw an old temple. तो तब क्या देखा, कि ओल्ड टेम्पल देखा, ठीक है, तब ओल्ड टेम्पल देखा। when we went up the hill, we saw an old temple. तो तब एक ओल्ड टेम्पल उसने देखा। entering the room, when entering the room I found the light quite dazzling. तो हम ऊपर चढ़े हैं, we saw an old temple, हमने देखा है। एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन का मतलब ऐसे है जैसे किसी शेर को देख लिया हो। शेर थोड़ी है मंदिर जो लेपर्ड की तरह चल के आएगा और हमें दिख जाएगा, ठीक है। एंटरिंग द रूम आई फाउंड द लाइट क्वाइट डेजली, गलत है सर। एंटरिंग द रूम, पहले एंटर किया उसने रूम में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, क्या आएगा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम द लाइट वाज क्वाइट डेज़लिंग, लाइट बहुत फीकी थी, या चम बहुत धीरे थी। तो पहले उसने क्या किया है, पहले उसने एंटर किया। व्हेन आई एंटर्ड द रूम द लाइट वाज क्वाइट डेज़लिंग, पहले क्या किया, एंटर किया। एंटरिंग द रूम, एंटरिंग साथ साथ थोड़ी हुए दोनों चीजें, कि क्वाइट डेजलिंग थी और एंटरिंग कर रहे थे। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है इसको यहाँ पे। किसकी जरूरत है, पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है इसको यहाँ पे, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिसिपल की एरर होती है, किस अलाउड है, जहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट रिस्पेंस हो, कि पार्टिसिपल है वो इस केस में इम्पर्सनल एब्सोल्यूट हो, सब चीज कंसिडरेशन में लेके, जैसे टेकिंग कंसिडर एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, मजिस्ट्रेट वाट परफेक्टली जस्टिफाइड इन इशूइंग दोज ऑर्डर, यहाँ पे अलाउड है। कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज ही शुड हैव डन बेटर, अपनी एबिलिटीज को देखते हुए उसको बेटर करना चाहिए था, उसको बेटर करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, बेटर करना चाहिए था। Considering his abilities, he should have done better. तो उसको अच्छा करना चाहिए था उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। रफली स्पीकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज टू, तो हम कहते हैं कि रफली स्पीकिंग, तो ये ऐसे यूज कर सकते हैं। अब रफली स्पोकन नहीं आएगा कि आप हर जगह पास्ट पार्टिसिपल काम में, ठीक है। इट विल बी नोटिस्ड इन अबव स्टाइल द अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट इज इंडेफिनिट। रफली स्पीकिंग मतलब इफ वन स्पीक्स रफली, अगर ऐसे कोई बोल रहा है तब, तो उसको बोलते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल ऐसे यूज हो सकते हैं, ठीक है। कि कई बार पार्टिसिपल अंडरस्टूड होता है, उसको यूज करने की नहीं